वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली रिलीज हुई चुरुली मूवी का एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ और ये एक मलयालम लैंग्वेज मूवी है जो सोनी लाइव पे रिलीज हुई। एक्चुअली चुरुली नाम का मतलब स्पाइरल है, जैसे आजकल मच्छरबत्ती होती है ना, वैसी शेप। दोस्तों कुछ दिनों पहले मैंने जल्लीकट्टू नाम की एक मूवी को एक्सप्लेन किया था। उस मूवी के डायरेक्टर ने ही इस मूवी को डायरेक्ट किया है। अब इस मूवी के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें तो कुछ लोगों को ये मूवी पसंद नहीं आएगी क्योंकि इस मूवी का कॉन्सेप्ट टोटली डिफरेंट है। इस मूवी का एंड देखने के बाद सारे के सारे ऑडियंस अपना सर खुजाने लगते हैं, सोचने लगते हैं कि आखिरकार मूवी में क्या हो रहा है। न्याय दिलाए हमें, लेकिन डायरेक्टर भाई साहब हमें न्याय नहीं देते। खैर ये सब कुछ हम एंड में बात करेंगे, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में ही सजीवा की दादी सजीवा को पेरुमदन नाम के एक आत्मा के बारे में कहानी सुनाती रहती है। बहुत सालों पहले किसी जंगल में पेरुमदन नाम की एक आत्मा रहती थी। जो कोई भी लोग उस जंगल के थ्रू जाने लगते हैं, पेरुमदन की आत्मा इन लोगों को उनका रास्ता भटकाती रहती है, जिसकी वजह से वो लोग उस जंगल में ही भटकते रहते हैं। अब जंगल का रास्ता शॉर्टकट होता है, इसीलिए लोग जंगल के रास्ते को प्रेफर किया करते थे। कुछ दिनों बाद लोग उस रास्ते से जाना बंद कर दिया। ये हादसे देखकर एक मुनि ये सोच लेता है कि ये किसी भी तरह करके उस आत्मा को कैद कर लेगा ताकि लोगों को परेशानी ना हो। ये मुनि उस जंगल में एंटर होता है, उस आत्मा को इधर उधर ढूंढते रहता है। इसी दरमियान में इस मुनि को एक बॉल नजर आता है। इस बॉल को देखने के बाद ये मुनि इस बॉल को अपने टोकरी में रख लेता है ताकि इस बॉल से इसका बेटा खेल सके। लेकिन बाद में मुनि को ये बात पता चलती है कि वो एक्चुअली बॉल नहीं, वो एक आर्मडिल्लो है। दुश्मनों से बचने के लिए ये रोल हो जाता है। कुछ दूर ट्रैवल करने के बाद वो आर्मडिल्लो अपने आंखें खोलकर इस मुनि से बात करने लगता है। मुनि इस जानवर से कहने लगता है कि मैं जंगल में उस आत्मा के लिए आया हूँ जो लोगों का रास्ता भटकाती है। क्या तुम जानते हो वो आत्मा कहाँ पर है? वो आर्मडिल्लो इस मुनि को रास्ता बताने लगता है। बहुत देर तक वो मुनि उसी जंगल में घूमते 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 रहता है। एक्चुअली इस मुनि को ये पता नहीं होता इसके टोकरी में जो जानवर है वही पेरुमदन की आत्मा है। बेचारा मुनि उस जंगल में स्पाइरल की तरह घूमते ही रहता है। खैर दूसरे सीन में दो पुलिस वाले अपनी आइडेंटिटी और अपना नाम छुपाकर चुरुली एरिया में जाते रहते हैं, क्योंकि इनको ये इन्फॉर्मेशन आई है कि चुरुली में जॉय नाम का क्रिमिनल छुपा बैठा है। और ये दोनों पुलिस वाले अपने अपने नाम को चेंज करके इस तरह से रख लेते हैं, एंटोनी और सजीवन। एंटोनी सीनियर होता है, सजीवन इसका जूनियर। एंटोनी सजीवन को समझाने लगता है कि तुम आज के बाद से मुझे सर कहकर नहीं बुलाओगे, दादा या भाई कहकर बुलाओगे। वहाँ पर जाने के बाद किसी को भी शक नहीं होना चाहिए कि हम दोनों पुलिस वाले हैं। इस तरह से बिहेव करना चाहिए कि हम दोनों एक लेबर्स है। खैर कुछ दूर ट्रैवल करने के बाद ये दोनों बस से कहीं पर उतर जाते हैं। वहीं पास ही में एक छोटी सी होटल होती है, वहाँ पर जाकर ये दोनों बीएफ करते हैं। उसी होटल में एक बंदा ये न्यूज पढ़ रहा होता है कि अमेरिका में 2 एलियंस आकर एक बंदे को उठा ले गए। खैर बीएफ करने के बाद ये दोनों एक कच्चे रास्ते से गुजरने लगते हैं और रास्ते में लोगों से ये पूछते रहते हैं कि चुरुली जाने का कौन सा रास्ता है। थोड़ी दूर पैदल जाने के बाद ये दोनों एक जीप को देखते हैं। ये दोनों उस जीप के ड्राइवर को बुलाकर यही सवाल पूछने लगते हैं कि चुरुली को किस तरह से जाते हैं। ये ड्राइवर कहने लगता है कि ये जीप चुरुली जाएगी, लेकिन अभी नहीं, और थोड़े पैसेंजर्स आने वाले हैं, और वैसे भी तुम दोनों चुरुली क्यों जाने वाले हो? एंटोनी कहने लगता है कि हमें किसी बागीचे में काम करने के लिए बुलाया है। वो ड्राइवर सोचने लगता है कि वहाँ पर किसका बागीचा है? अच्छा तनकन का। क्या तुम दोनों तनकन के बागीचे में काम करने के लिए आए हो? तनकन तो फिलहाल गाँव में नहीं है, शायद उसे आने में 4-5 दिन तो लग ही जाएंगे। जब तक तनकन नहीं आता मैं तुम्हारा रहने का इंतजाम कर दूंगा। थोड़ी देर बाद और कुछ पैसेंजर्स आने के बाद वो ड्राइवर उन सारे पैसेंजर्स को लेकर चुरुली जाने लगता है। जर्नी के दौरान वो ड्राइवर एंटोनी और सजीवन से इस तरह से बात करता है जिस तरह से ये इन दोनों को पहले से ही जानता हो। कुछ दूर जाने के बाद एक लकड़ी का ब्रिज आता है जो बहुत ही खोखला होता है। वो ड्राइवर सारे पैसेंजर्स को उतार कर बहुत ही मुश्किल से उस ब्रिज को क्रॉस करता है। ब्रिज क्रॉस करने के बाद एंटोनी फौरन कार में बैठ जाता है। ये ड्राइवर देखते ही देखते इन दोनों को गालियां देने लगता है। मतलब अभी थोड़ी देर पहले इसके मुंह से मोतियां झड़ रही थी। जब ये ड्राइवर अपने एरिया में आ जाता है तो इसका बिहेवियर ही चेंज हो जाता है। एंटोनी यही बात सजीवन से कहता है, लगता है इसका एरिया आ गया है, इसीलिए ये बिल्ली से कुत्ता बन गया। खैर थोड़ी दूर ट्रैवल करने के बाद ये लोग एक दारू की दुकान के पास आते हैं। सारे पैसेंजर्स उतरकर वहाँ पर दारू वगैरह पीने लगते हैं और इस शॉप के ओनर का नाम होता है करियाचा। रात होने के बाद वो ड्राइवर कुछ पैसेंजर्स को लेकर वहाँ से चला जाता है। एंटोनी और सजीवन ये दोनों करियाचा से कहने लगते हैं कि हम दोनों तनकन के बागीचे में काम करने के लिए आए हैं, लेकिन फिलहाल तनकन गांव में नहीं है। जब तक तनकन नहीं आ जाता हम दोनों आप ही के दुकान में रहकर आपके दुकान का काम संभालेंगे। करियाचा भी इसके लिए मान जाता है।
इस दारू की दुकान में जो कस्टमर्स आते रहते हैं, ये दोनों उन कस्टमर्स को दारू सप्लाई करते रहते हैं और इसी तरह हर एक बंदे पर नजरें रखते हैं। एक्चुअली यहाँ पर बात यह है कि जो कैसा दिखता है ये इन दोनों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता, लेकिन ये दोनों किसी भी तरह करके जॉय को ढूंढ के यहाँ से अरेस्ट करके ले जाना होगा। खैर अब दारू की दुकान है, शोर शराबा तो होता ही है। जब ये सारे लोग अपने अपने गाने गाकर एंजॉय कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एक बंदा आता है। इस बंदे को देखने के बाद सारे के सारे लोग चुपचाप हो जाते हैं, जैसा लगता हो क्लासरूम में प्रिंसिपल आया हो। और एक्चुअली यहाँ पर बात यह है कि इस बंदे का नाम होता है मनीचा। कुछ दिनों पहले इसने पैसों की लालच में अपने गांव के एक आदमी को पुलिस के हवाले कर दिया। जब से लेते हुए गांव वाले मनीचा से बात नहीं करते। खैर काम वगैरह खत्म करके एंटोनी और सजीवन ये दोनों उसी दुकान में सो जाते हैं। आधी रात को सजीवन उस दुकान से बाहर जाता है। बाहर जाने के बाद ये देखता है कि इसके सामने से 2 एलियंस गुजर रहे हैं। बाद में पता चलता है कि ये सजीवन का एक ख्वाब था और पता नहीं क्यों ये इस बार रियली उस दुकान से बाहर जाता है। बाहर जाने के बाद सजीवन ये देखता है कि इसके सामने से एक अजीब की रोशनी गुजर रही है। खैर सुबह होने के बाद एंटोनी और सजीवन ये दोनों उस दुकान के काम में लग जाते हैं। करियच्चा भी इन दोनों पर अच्छा खासा भरोसा कर लेता है। इसी दरमियान में पता नहीं सजीवन को क्या छोल मस्ती है। धीरे धीरे वो करियच्चन से बातें मिलाने लगता है, गांव के लोगों के बारे में पूछने लगता है। एंटोनी सजीवन को अकेले बुलाकर उसे डांटने लगता है, अगर तुमने बार बार ऐसे सवाल किया तो लोगों को हम पर शक हो जाएगा। लोगों से ज्यादा सवाल मत किया करो। सजीवन कहने लगता है कि हमें यहाँ पर आए हुए सिर्फ एक ही दिन हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हम दोनों यहाँ पर बरसों से रह रहे हैं। यहाँ पर मैं बहुत ही बोर फील हो रहा हूँ। हम जल्दी जॉय को ढूंढ के उसे पकड़ के यहाँ से निकल जाएंगे। एंटोनी कहने लगता है कि हम जिस क्रिमिनल को ढूंढ रहे हैं वो कोई आम क्रिमिनल नहीं है। वो किस तरह से दिखता है ये भी हमें नहीं पता। बस तुम सब्र करो, जल्दबाजी मत करो। पहले हम ये पता लगाएंगे कि जॉय कौन है। खैर तभी उसी वक्त करियच्चा बाहर जाते हुए सजीवन को अपने साथ ले लेता है। जब ये दोनों एक रास्ते से गुजर रहे होते हैं तो दूर से एक बंदा करियच्चा को फिलिप कहकर बुलाता है, उसे हाय हेलो कहता है। यह सुनने के बाद सजीवन करियच्चा से पूछने लगता है, क्या तुम्हारा नाम फिलिप है? लेकिन करियच्चा इसका जवाब नहीं देता। उल्टा सजीवन से ये सवाल करने लगता है, क्या तुमको रात में अच्छे से नींद आई? सजीवन कहने लगता है कि एक बुरा ख्वाब आने के बाद मेरी आंखें खुल गई। मैं बाहर गया तो एक रोशनी मेरे सामने से गुजरी। क्या था वो? करियच्चा कहने लगता है कि इस गांव में एक पुराना चर्च है। कहा जाता है कि इस जंगल में कुछ आत्माएं भटकती रहती है। हमेशा ये आत्माएं रात को नॉर्थ से साउथ को ट्रैवल करते हैं। मैंने खुद अपनी आँखों से एक आत्मा को देखा है। आधी रात को जंगल में कभी भी मत जाना। जंगल में बहुत सारे हाथी आते रहते हैं। गांव के लोग अपने हाथ में आग लेकर उन हाथियों को भगाते रहते हैं। शायद तुमने उस आग को देखा होगा। इसी बातों ही बातों में ये दोनों मनीचा के घर आते हैं। उसके पास से कुछ थैला लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। करियच्चा कहने लगता है, यही बंदा रात को मेरी दुकान पे आया था। इसने वासु नाम के एक बंदे को पुलिस को पकड़वा दिया। सजीवन पूछने लगता है, क्या इस एरिया में पुलिस भी आती है? करियच्चा कहने लगता है, इस एरिया के बारे में जानने के बाद कोई भी यहाँ पर नहीं आता। अगर कोई पुलिस वाला आया भी तो यहाँ से बच के बाहर नहीं जा सकता। ये नॉर्मल वाला जंगल नहीं है। खैर उसके बाद ये दोनों वापस दुकान को चले जाते हैं। वहाँ पर एंटोनी ऑलरेडी दारू पी के टल्ली हो चुका होता है। सजीवन एंटोनी को देखकर ये सोचने लगता है, अगर मैं इसके भरोसे पे रहा तो हम कभी भी जॉय को पकड़ नहीं सकते और यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। मुझे ही कुछ करना होगा। इस तरह से सजीवन गांव में जाता है, गांव के लोगों से बातचीत करने के लिए। थोड़ी दूर जाने के बाद सजीवन को एक बूढ़ी औरत नजर आती है। सजीवन इस बूढ़ी औरत से कहने लगता है कि मैं तनकन के बागीचे में काम करने के लिए आया हूँ, मेरा नाम सजीवन है। इस तरह से सजीवन अपनी बात को स्टार्ट करता है। देखते ही देखते वो बूढ़ी औरत सजीवन को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगती है। सजीवन बेचारा अपनी जान बचाते हुए वहाँ से दूर भागने लगता है। बहुत दूर भागने के बाद किसी भी तरह करके सजीवन उस औरत के हाथ से बच जाता है। रात होने के बाद सजीवन की ये बात एंटोनी को पता चलती है। एंटोनी सजीवन को डांटने लगता है कि सजीवन ने एंटोनी से बिना पूछे बाहर गया। सजीवन एंटोनी से कहने लगता है, मुझे लगता है यहाँ पर जो कोई भी है वो सारे के सारे क्रिमिनल्स है। एक एक बंदे के 2-2, 3-3 नाम है। इस गांव में करियच्चा को भी फिलिप के नाम से भी जानते हैं। और जब मैं बाहर गया था एक पागल औरत मुझे मारने के लिए मेरा पीछा करने लगी। हम इन सारे लोगों को अरेस्ट करके ले जाएंगे, हमें अवार्ड मिल सकता है। एंटोनी सजीवन से कहने लगता है, हम पुलिस वाले हैं, हम हमेशा क्रिमिनल्स को ढूंढते रहते हैं और ये क्रिमिनल दूसरे क्रिमिनल के बारे में ही इन्फॉर्मेशन देता है। सिंपल से एक बात बनूं, क्रिमिनल्स हमारी जरूरत है। जिस वक्त जिस क्रिमिनल की जरूरत पड़ती है हम उसी को गिरफ्तार कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस दुकान का ओनर करियच्चा को ही देख लो। एक फाइनेंस कंपनी में लोन लेकर यहाँ पर छुपा बैठा है। जब मैंने उसे पहली बार देखा तभी उसको पहचान लिया।
इसीलिए उसने अपना नाम चेंज कर लिया। वैसे भी हम जो के लिए आए हैं उसे गिरफ्तार करके यहाँ से चले जाएंगे। थोड़ी देर बाद करियच्चा इन दोनों को ये बताता है कि हम 2 दिन के लिए दुकान बंद करेंगे। कल मैं चर्च में प्रेयर्स करवाने वाला हूँ, लोगों को खाना खिलाने वाला हूँ। एंटोनी और सजीवन ये सोचने लगते हैं कि इस घने जंगल में दूर दूर तक ये घर नजर नहीं आ रहा, इस जंगल में चर्च कहाँ पर है। लेकिन बाद में एंटोनी और सजीवन को ये बात पता चलती है कि करियच्चा अपने ही दुकान को चर्च बना देता है। अपनी दुकान की साफ सुथराई कर कर वहाँ पर एक माइक सेट लगाता है, चर्च के फादर को बुलाकर प्रेयर्स वगैरह करवाता है और उसी तरह उस गांव के लोगों को खाना भी खिलाता है। अब सारे गांव वाले एक ही जगह पर होते हैं। सो एंटनी और सजीवन ये दोनों एक एक से उनका नाम और उनका पता पूछते रहते हैं। तो इन दोनों को कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। दूसरे दिन जब ये दोनों किसी काम से जंगल में जा रहे होते हैं, उसी रास्ते से अवरच्चा नाम का एक शिकारी गुजर रहा होता है। अब दुकान तो बंद है। सो एंटोनी अवरच्चा के साथ शिकार करने के लिए जंगल में चला जाता है। सजीवन वापस दुकान के पास आ जाता है, लेकिन बहुत रात होने के बावजूद भी एंटोनी वापस दुकान के पास नहीं आता। जब सुबह होती है, सजीवन एंटोनी को ढूंढने के लिए गांव में निकल जाता है। इसी दरमियान में सजीवन एक घर के पास जाता है। जब सजीवन उस घर के अंदर झांकने लगता है तो इसको कुछ अजीब सी हेलुसिनेशंस होने लगते हैं। ये देखकर सजीवन बेचारा डर जाता है। खैर थोड़ी देर बाद एंटोनी और अवरच्चा ये दोनों दारू की दुकान के पास आ ही जाते हैं। यहाँ आने के बाद अवरच्चा एंटोनी को बहुत डांटने लगता है। वो कहने लगता है, पता नहीं क्यों मैंने इस मनहूस को अपने साथ ले गया, एक भी जानवर पकड़ नहीं पाया और ऊपर से मैं जंगल में रास्ता भटक गया, सारी रात इधर उधर घूमते रहे। एक दिन अन्नन नाम का एक बंदा इस दारू की दुकान आता है दारू पीने के लिए। अन्नन एंटोनी और सजीवन को देखकर करियच्चा से कहने लगता है, इन दोनों गधों को काम पे क्यों रखा, किसी काम के नहीं है ये। दूसरे दिन केरला और कर्नाटका के बॉर्डर में एक फेस्टिवल चलते रहता है। चुरुली के लोग भी उस फेस्टिवल में शामिल होते हैं, एंजॉय वगैरह कर रहे होते हैं। उसी फेस्टिवल में किसी जगह पर थप्पड़ मारने का कंपटीशन चलते रहता है। मतलब एक लकड़ी पर 2 लोग बैठेंगे और ये दोनों एक दूसरे को थप्पड़ मारते रहेंगे। जो बंदा उस लकड़ी से नीचे गिर गया वो हार गया। सो इस कंपटीशन में अनन पार्टिसिपेट लेता है, काफी सारे बंदों को हराते रहता है। तभी चुरली के लोग सजीवन को फोर्स करते रहते हैं इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट होने के लिए और सजीवन को जबरदस्ती लकड़ी के ऊपर बिठा देते हैं। बेचारा सजीवन अनन के हाथ बहुत मार खाता है, ये हार ही जाता है। खैर रात होने के बाद एंटोनी ये देखता है कि इसके बगल में सजीवन नहीं है। एंटोनी सोचने लगता है कि ये सूसू करने के लिए बाहर गया होगा। सुबह होने के बाद ये एक बंदा अनन को ढूंढते हुए करियच्चा की दुकान के पास आता है। मतलब उस वक्त गांव में ये न्यूज फैली होती है कि अनन मिसिंग है। एंटोनी चोरी चुपके सजीवन को बुलाकर इससे ये सवाल करने लगता है कि तुम रात को कहां पर गए थे, मेरे बगल में नहीं थे। सजीवन कहने लगता है, मैं तुम्हारे बगल में ही था, शायद तुमने बुरा ख्वाब देखा होगा। उसके बाद हमें अनन को दिखाया जाता है जो किसी नदी के किनारे पड़ा होता है। ऑफकोर्स इसको मारने वाला और कोई नहीं, सजीवन ही था। खैर एक दिन रात एंटोनी और सजीवन ये दोनों अवरच्चा के साथ शिकार पर जाते हैं। जंगल में ये तीनों किसी जानवर को ढूंढते रहते हैं। इसी दरमियान में फाइनली इन तीनों को एक जानवर नजर आता है। सजीवन गन लेकर उस जानवर को मारने ही वाला होता है, तभी वहाँ पर 2 एलियंस प्रकट होते हैं। जब ये 2 एलियंस क्लैप्स मारते हैं तो इनके सामने एक स्पाइरल शेप क्रिएट होता है। उसके बाद ये 2 एलियंस गायब हो जाते हैं और जब ये 2 एलियंस क्लैप्स मारे थे, ये तीनों ये समझने लगते हैं कि वहाँ पर कोई जानवर है। सजीवन उस तरफ फायर कर देता है तो लकीली वो गोली एक जानवर को जाके लगती है। ये तीनों लोग उस जानवर को काट के उस जानवर का गोश्त निकाल लेते हैं। उसके बाद जब ये तीनों वहाँ से जा रहे होते हैं, अवरचन इन दोनों से जुदा हो जाता है। एंटोनी और सजीवन ये दोनों अवरचन को ढूंढते ढूंढते अपना रास्ता भूल जाते हैं। रात भर जंगल में भटकते रहते हैं। सुबह होने के बाद फाइनली ये दोनों गांव के करीब पहुंच जाते हैं। अब रात भर चलने की वजह से एंटोनी को बैक पेन आता है। गांव वाले एंटोनी को एक औरत के पास ले जाते हैं जो आयुर्वेदिक से इलाज करती है। सो वो औरत एंटोनी का इलाज करती है। इसी दरमियान में हमेशा वो औरत सजीवन से ये कहती रहती है कि मैंने तुमको कहीं पर देखा है। जब सुबह होती है ये औरत इन दोनों को पहचान लेती है कि ये दोनों पुलिस वाले हैं, लेकिन ये औरत किसी को कुछ भी नहीं बताती। उसके बाद ये दोनों अपनी दुकान की तरफ आगे बढ़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ तनकन वापस अपने गांव आते रहता है उस ड्राइवर की जीप में बैठकर। तनकन को देखने के बाद वो जीप का ड्राइवर तनकन से कहने लगता है कि 2 लोग तुम्हारी बागीचे में काम करने के लिए आए हैं। मैंने उन दोनों को करियच्चा की दुकान पे रखा। तनकन कहने लगता है मैंने किसी को काम करने के लिए नहीं बुलाया, हालांकि मैंने अपने बागीचे को लीज पे दिया हुआ है। इस तरह से तनकन ये बात करियच्चा और गांव वालों को बताता है। थोड़ी देर बाद एंटोनी और सजीवन ये दोनों इस दुकान के पास आते हैं।
इन दोनों को देखने के बाद तनकन इन दोनों से ये सवाल पूछने लगता है, कौन हो तुम, यहाँ पर किस लिए आए हो। देखते ही देखते सारे गांव वाले इन दोनों को घेर लेते हैं। तनकन कहने लगता है कि इन दोनों को किस तरह से मारा जाए। हम लोग ऐसा करते हैं, इन दोनों के टुकड़े टुकड़े कर कर एक एक टुकड़ा जंगल के एक एक कोने में फेंक देंगे, इससे किसी को पता नहीं चलेगा। इस तरह से कहते हुए वो सारे लोग इन दोनों के करीब आने लगते हैं। तभी सजीवन अपने हाथ में गन लेकर ऊपर फायर करता है। ये दोनों तनकन से कहने लगते हैं कि हम दोनों पुलिस वाले हैं। तनकन कहने लगता है, सॉरी सर, हम सच्चाई पता करने के लिए ऐसा नाटक किया। उसके बाद एंटोनी कहने लगता है कि हम यहाँ पर जॉय को पकड़ने के लिए आए हैं, तुम हमें जॉय के पास ले जाओ, हम उसे गिरफ्तार करके यहाँ से ले जाएंगे। तो तनकन उसी तरह से इन दोनों को जॉय के पास ले जाने लगता है और यहाँ पर सच में जंगल का बहुत ही अजीब का रास्ता होता है। सो वो गाँव वाले भी इन तीनों को चोरी चुपके फॉलो करते रहते हैं। बहुत दूर पैदल चलने के बाद तनकन इन दोनों को एक घर में लाता है और कहने लगता है यही जॉय का घर है। उसी घर के अंदर एक बंदा बिस्तर पे पड़ा होता है। तनकन एंटोनी से कहने लगता है यही है जॉय। एंटोनी जॉय से कहने लगता है तुम्हारे ऊपर बहुत सारे केसेस है, हम दोनों तुमको गिरफ्तार करने के लिए यहाँ पर आए हैं। जॉय कहने लगता है कि उनमें से आधे केस तो तुम्हारे पुलिस वालों ने ही मुझ पर डाल दिया बिना वजह, और वैसे भी आप मेरी हालत देख रहे हो ना, मुझे पैरालिसिस हो चुका है, मुझे यहीं पर छोड़ दो, मैं यहीं पर रहकर अपना इलाज करवा लूंगा। अगर आप लोगों ने मुझे गिरफ्तार कर भी लिया तो पता नहीं मैं कितने साल तक जीऊंगा। एंटोनी कहने लगता है कि जेल में भी डॉक्टर्स है, वहाँ पर भी तुम्हारा इलाज होता ही रहेगा, जो भी हो तुमको हमारे साथ आना ही होगा। यह सुनने के बाद गाँव वाले इन दोनों पर हंसने लगते हैं। अच्छा, तुम दोनों जॉय को गिरफ्तार करके यहाँ से ले जा सकते हो, उसको हाथ तक तो लगाओ। लेकिन तभी जॉय करियचा को इशारे करता है चुप रहने के लिए और उसे बुलाकर ये कहने लगता है कि ये दोनों मुझे ले जाना चाहते हैं, ले जाने दो, देखते हैं। खैर उसके बाद एंटोनी और सजीवन ये दोनों जॉय को एक जीप में बिठाकर वहाँ से ले जाने लगते हैं। कुछ दूर जाने पर ये दोनों रास्ता भटक जाते हैं तो जॉय इन दोनों को सही रास्ता दिखाने लगता है। इसी दरमियान में जॉय इन दोनों से ये कहने लगता है कि मैं तुम दोनों को एक कहानी सुनाऊंगा। ऐसा कहते हुए जॉय इन दोनों की ही कहानी सुनाने लगता है कि एक दिन दो पुलिस वाले चुरली आए थे जॉय को पकड़ने के लिए। सारे गांव वालों को ये पता था कि वो दोनों पुलिस वाले हैं, लेकिन फिर भी वो सारे गांव वाले चुप रहे। तभी एंटोनी कहने लगता है बस करो तुम्हारी कहानी, हम तुम्हारे बारे में जानते हैं, तुमको पैरालिसिस है ये जानते हुए भी हमने तुम्हारे हाथ बांध दिया। जॉय कहने लगता है अगर इस समय कोई मिरेकल हो, मेरे हाथ पैर खुल जाए, मेरा पैरालिसिस चल जाए तो तुम दोनों क्या करोगे। ऐसा कहते हुए जॉय अपने हाथ पैर की रस्सी खोल लेता है। तभी देखते ही देखते इन तीनों के सामने एक बहुत बड़ी रोशनी प्रकट होती है, जैसा लगता हो कि चांद इनके बिल्कुल सामने हो। और उसी तरह इन तीनों की कार हवा में उड़ने लगती है, उस रोशनी की तरफ ट्रैवल करने लगती है। देखते ही देखते वो कार ये तीनों उस रोशनी के अंदर जाकर गायब हो जाते हैं। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। अब आते हैं इस मूवी की एंडिंग की तरफ। सच बताऊं, लिजो जोस की मूवीज कुछ अलग ही लेवल की होती है। इनके मूवीज में बहुत सारे हिडन मीनिंग्स होते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक कहानी सुनने को मिलती है कि चुरली नाम का एक स्पाइरल वाला जंगल रहता है। उस जंगल में पेरुमदन नाम की एक आत्मा रहती है जो लोगों का रास्ता भटकाती है। सो मूवी के दरमियान में काफी सारी जगहों पर ये स्पाइरल शेप हमें देखने को मिलता है। जैसे जब कैमरा एंगल टॉप में जाता है तो वो जंगल स्पाइरल का ही होता है, इसीलिए उसका नाम ही चुरली है। और भी बहुत सारी जगह है। जब एंटोनी और सजीवन ये दोनों जॉय को गिरफ्तार करके वहाँ से ले जाने लगते हैं तो जॉय इन दोनों का रास्ता भटका देता है। ये दोनों गोल गोल घूमते ही रहते हैं और उसी तरह उस गांव के लोगों को ये पता होता है कि ये दोनों पुलिस वाले हैं, इसीलिए जॉय ने पैरालिसिस होने का नाटक किया। और इस चुरली की एक और कहानी भी है। एक समय पर सजीवन ने एंटोनी से ये कहा था कि इन दोनों को आए हुए सिर्फ एक ही दिन होता है, लेकिन सजीवन ऐसा फील करता है कि ये दोनों यहाँ पर बरसों से रह रहे हैं। इससे हमें ये बात पता चलती है कि ये दोनों एक टाइम लूप में फंस चुके हैं। और इसी तरह जब जब सजीवन को एलियंस नजर आते रहते हैं, जब ये दोनों उस गांव के अंदर एंटर हो रहे होते हैं, एक बंदा न्यूज में यही न्यूज पढ़ता है कि अमेरिका में 2 एलियंस एक बंदे को उठा के ले गए। शायद वो बंदा एंटोनी और सजीवन को इनडायरेक्टली ये मैसेज देना चाहता हो कि उस गांव में मत जाओ, वहाँ पर एलियंस है। और इसी तरह हम एक सीन में ये देखते हैं कि 2 एलियंस आकर क्लैप्स मारते हैं, तभी इनके सामने एक स्पाइरल वाला शेप क्रिएट होता है। इससे हमें एक और बात पता चलती है कि इस जंगल को बनाने वाले एलियंस ही हो सकते हो। जो कोई भी बंदा इस चुरली में आता है वो फंस के रह जाता है। और क्लाइमैक्स सीन में हम ये देखते हैं स्पाइरल के एक एंड में एक रोशनी चमकने लगती है। मतलब जब ये तीनों बीच में पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर इनके सामने एक बड़ा वाला चांद आता है और शायद सालों से यही चांद लोगों को गायब करते रहता है। सिंपल से बात करें तो डायरेक्टर भाई साहब इस मूवी का एंडिंग हम ऑडियंस पर ही छोड़ दिया।
हम अपने तरीके से इस मूवी की स्टोरी को समझ सकते हैं। जिस बंदे ने जैसा भी सोचा वही सही है। इस मूवी की कहानी सुनने के बाद आपको क्या लगता है? क्या क्या हिडन मीनिंग्स है इस मूवी में? कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।